Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोरेगुलेशन की क्या डेफिनेशन है. Maintenance of internal temperature within a tolerable range. Tolerable range means जो बर्दाश्त की जा सके. इंटरनल टेम्परेचर यानी कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने का नाम है थर्मोरेगुलेशन. अब कंट्रोल सिस्टम्स जो आपने स्टडी किया, कंट्रोल सिस्टम जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर. तो कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करते हैं इन ऑर्गेनिज्म टू कोप विद एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स. इसका मतलब ये है कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो हमारी बॉडी उसको अपनी टॉलरेबल रेंज के अकॉर्डिंगली मेंटेन कर लेती है. जैसे हम सब ये जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो एवरेजली लिया जाता है. अब बाहर का टेम्परेचर अगर 40 प्लस हो या बिलो 20 हो फिर भी हमारी बॉडी उसको अपने एवरेज टेम्परेचर पे मेंटेन करेगी और इसे थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कहते हैं. हाई टेम्परेचर यानी कि जो प्लांट्स हैं हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है उन पे और वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस करते हैं. सबसे पहले हम इफेक्ट्स को देखते हैं. जैसे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम अगर होगा, याद होगा आपको प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया कि एंजाइम्स हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाते हैं. अब डीनेचर जब एंजाइम्स हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डैमेज हो जाएगा. जब मेटाबॉलिज्म यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डैमेज होंगे तो प्लांट्स किल हो जाएंगे. अब इन इफेक्ट्स से बचने के लिए जो हाई टेम्परेचर में प्लांट सरवाइव करते हैं तो वो कैसे अडेप्ट करते हैं. सबसे पहले बाय ट्रांसपायरेशन. पानी जब ट्रांसपायर होगा प्लांट से तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा. लेकिन जो हॉट एंड ड्राई वेदर में क्या होगा कि अगर ट्रांसपायरेशन होगी तो पानी की कमी हो सकती है. इसलिए वो प्लांट्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं बाय क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू कूलिंग इफेक्ट को अटेन करेंगे. लेकिन जब हॉट और ड्राई वेदर हो जाएगा तब प्लांट जो है स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे ताकि पानी की कमी से बचा जा सके. बाय हीट शॉक प्रोटीन्स. तो हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं? The cells of most plants synthesize large quantities of special proteins. तो ये वो स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होते. जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रोटीन्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाती हैं, बट ये हीट शॉक प्रोटीन्स खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होती. ये क्या करती हैं, ये सराउंड कर लेती हैं एंजाइम्स को एंड अदर प्रोटीन्स ऑफ प्लांट्स, दस हेल्प टू प्रिवेंट देयर डीनेचरेशन, यानी कि उनकी डीनेचरेशन नहीं होने देंगी. नेक्स्ट हम देखते हैं लो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं प्लांट्स पे.
फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड। जो फ्लूइडिटी है वो चेंज हो जाएगी। प्लांट्स के जो सेल के अंदर की जो मूवमेंट्स हैं, अंदर और बाहर की जो मूवमेंट्स हैं वो आल्टर हो जाएंगी, यानी कि चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज होंगी? बिकॉज लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड इनटू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब लो टेम्परेचर होगा तब क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं वो लॉक हो जाएंगे और फ्लूइडिटी अफेक्ट होगी प्लांट्स की, जिसकी वजह से इनसाइड और आउटसाइड जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट्स। एडेप्टेशन अब क्या होंगी? प्लांट रिस्पॉन्ड करेंगे कोल्ड स्टेट बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंक्रीज करेंगे, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा ये देखते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी। आइस क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन है वो अगर सेल वॉल के इर्द गिर्द होगी तो प्लांट सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये विद इन द प्रोटोप्लाज्म होगी तो क्या होगा कि ये परफोरेट कर सकती है मेम्ब्रेन्स को और ऑर्गेनेलिस को, जिससे सेल किल भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेल वॉल के सराउंड में ये आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन हुई हुई है। ये अब इसमें एडेप्टेशन क्या करते हैं वो प्लांट्स, चेंज कर देते हैं सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल, जिससे साइटोसोल सुपर कूल होगा लेकिन आइस फॉर्मेशन नहीं होगी, जबकि सेल वॉल के सराउंड में आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं ताकि सरवाइव कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या मैकेनिज्म होता है थर्मोरेगुलेशन का? तो सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि एनिमल में जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ बॉडी हीट। बॉडी हीट में जो चेंजेस आएंगी विच इन टर्न डिपेंड्स करती हैं रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, बाहर से जो एनिमल्स हीट को गेन करते हैं या एनवायरनमेंट में जो हीट का लॉस करते हैं। अब हीट गेन और जो हीट लॉस है वो एनिमल्स में किन वेज में होती है? या तो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, या फिर डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो है वो ट्रांसफर करेगी हीट इनटू द एनिमल, जबकि रेडिएशन और जो अवेपोरेशन है, यानी कि जब स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिमूव होती है तो ये क्या करती है, ये ट्रांसफर करती हीट आउट टू द एनवायरनमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो प्रोसेसेस हैं इनसे हीट गेन होती है और इस प्रोसेस से जो हीट है वो लॉस होती है। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन देखेंगे अब हम एनिमल की। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें दो तरह के एनिमल्स आते हैं, पोइकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। तो पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले एनिमल इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट, यानी कि जो चेंज करता रहेगा मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि आउटसाइड टेम्परेचर या एयर और वाटर का टेम्परेचर। तो एयर और वाटर के टेम्परेचर में चेंजेस के साथ इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, यानी कि चेंज करता है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल इनवर्टिब्रेट फिश,
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ये सब पोकिलोथर्म्स में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम होमियोथर्म्स। ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है डिस्पाइट चेंजेस इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर में ज्यादा हो या कम हो, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसकी एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अब हम पोकिलोथर्म्स और होमियोथर्म्स के डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले पोकिलोथर्म्स can survive with their internal body temperature varying over a wide range। ये हमने डेफिनेशन से भी इसको स्टडी किया है अभी। वो वाइड रेंज सर्वाइव भी कर सकते हैं, जबकि जो होमियोथर्म्स है दे आर एबल टू सर्वाइव ओनली व्हेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज विद इन अ नैरो रेंज। नैरो रेंज में बॉडी टेम्परेचर जो होगा उसी में ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज they are able to withstand a much larger variation in external temperature। external temperature में जितनी ज्यादा वेरिएशन आएगी उसमें सरवाइव कर सकते हैं। homeotherms are not able to withstand a much larger variation in external temperature and this can lead to their death। उनकी डेथ भी हो सकती है कि वो ज्यादा हाई टेम्परेचर या ज्यादा लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन में ही सरवाइव कर सकते हैं। पोकिलोथर्म्स जो हैं वो लॉट ऑफ रिसोर्सेज यूज करते हैं ड्यू टू इनएफिशिएंट एंजाइम्स, जबकि होमियोथर्म्स लेस रिसोर्सेज यूज करते हैं एज देयर बॉडी एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। Poikilotherms do not grow larger and do not develop faster, जबकि homeotherms grow larger and develop faster। अब देखते हैं इस ओल्ड क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एरर्स थे जो बाद में स्टडी करने से, ऑब्जर्व करने से सामने आए। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि डीप सी फिश मेंटेन करती हैं देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू देयर कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग। उनकी नेचुरल सराउंडिंग कांस्टेंट रहती हैं तो डीप सी फिश अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। जबकि हमने फिश की एग्जांपल पोकिलोथर्म्स में पढ़ी, पोकिलोथर्म्स जो कि फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन ये जो डीप सी फिश हैं ये मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से जो लिजर्ड्स हैं वो रेगुलेट करते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि मेंटेन करते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर को। तो लिजर्ड जो कि रेप्टाइल्स में आती हैं, दे वर अगेन इन पोकिलोथर्म्स। नेक्स्ट इसी तरीके से कुछ बर्ड्स और मैमल जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को वेरी करते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, जबकि हमने इसको होमियोथर्म्स में पढ़ा जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जबकि कुछ बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी करते हैं। तो इसी वजह से न्यू क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन इसमें तीन तरह के एनिमल्स आते हैं, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेटेरोथर्म्स, या हम इन्हें हेटेरोथर्म्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले एंडोथर्म्स, animal that generate their own body heat through heat production as byproduct during metabolism। यानी कि जो इनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस करते हैं ये, तो इस वजह से इनको एंडोथर्म्स कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, बर्ड्स, सम फिश, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स जो प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक हीट बट लो लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं और इसको क्विकली एक्सचेंज कर देते हैं विद द एनवायरनमेंट और फिर एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं हीट। यानी कि एक्टोथर्म्स क्या हैं, जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन करते हैं लो लेवल पे और उसको एनवायरनमेंट में एक्सचेंज कर देते हैं और एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं फिर हीट। इसमें एग्जांपल्स आएंगी मोस्ट इनवर्टिब्रेट, फिश एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आते हैं हेटेरोथर्म्स।
ये एनिमल्स हैं जो वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्म हीट प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं करते विद इन ए नैरो रेंज, मेंटेन नहीं करते विद इन नैरो रेंज, यानी कि हीट प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते विद इन नैरो रेंज। इसमें एग्जांपल आएगी बैट्स एंड हमिंग बर्ड। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर्स, ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। एग्जाम्पल है सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन, जो स्किन के नीचे फैट की लेयर है जो हीट का लॉस नहीं होने देती। एंड पैलेज, पैलेज हम कहते हैं फर या हेयर्स को जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही लो टेम्परेचर होता है तो एनिमल्स में ये जो हेयर्स हैं ये इरेक्ट हो जाते हैं, जिससे इनके दरमियान में वार्म एयर पेनिट्रेट कर जाती है और जिससे हीट का लॉस नहीं हो पाता, जिसे आप गूज बम्प्स भी कहते हो, और ये आप आगे चल के स्टडी भी करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो स्वेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन स्वेट ग्लैंड की जो प्रेजेंस है ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आती है। द थर्ड वन इज लंग्स मॉडिफाइड फॉर पैंटिंग। पैंटिंग होता है डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। जब हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया इससे लास्ट स्लाइड में, तो अब हम उन्हीं स्ट्रक्चर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या है, यानी कि फंक्शनली जो एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में। अ मॉडिफिकेशन इन द एनिमल्स मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो उनकी बॉडी में हो रहे हैं उनके जो रिस्पॉन्सेज उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, रिजल्टिंग इन द एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू कोप विद द सब्सिक्वेंट चैलेंजेस, यानी कि जो भी उनके टेम्परेचर एक्सट्रीम में चैलेंजेस आएंगे, एक्सटर्नल टेम्परेचर में जो भी चैलेंजेस आएंगे, तो उसको एनिमल्स जो हैं वो इजीली कॉप अप कर सकते हैं by modifying their metabolic responses। हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ ग्रेटर ब्लड फ्लो टू द स्किन टू डिसिपेट हीट। एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्किन पे जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे हीट जो है वो डिसिपेट होगी, यानी कि रिलीज होगी। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स कॉजेज प्लमेज फ्लफिंग। प्लमेज फ्लफिंग जो हमने पैलेज को डिस्कस किया इससे पिछली स्लाइड में, इसमें हमने डिस्कस किया कि पैलेज क्या होता है, वो फर होते हैं और हेयर्स होते हैं। तो प्लमेज फ्लफिंग क्या होता है, जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स में उनकी मूवमेंट को हम प्लमेज फ्लफिंग कहते हैं। तो सर्टेन मसल्स जो बर्ड्स में होंगे जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्लमेज फ्लफिंग होगी, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, यानी कि एनिमल जो हैं वो कूल फील करेंगे, यानी कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियर एडेप्टेशन। These include moving of the animal to an environment जहां पे हीट एक्सचेंज मिनिमल हो, सबसे कम हो, और एनिमल कंट्रोल भी कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर। जैसे हमने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपनी बॉडी के पोस्चर को ऐसे कर लेते हैं जैसे हीट लॉस ना हो सके। इसमें एग्जांपल है ग्राउंड स्क्विरल्स बरोज में मूव कर जाते हैं मिड डे हीट में,
और जो लिजर्ड्स हैं वो बास करती हैं इन सन टू गेन हीट। अब हम आपका नॉलेज चेक करेंगे। These are animals that produce metabolic heat at low rates and rely primarily on thermal conditions of their surroundings. Options are endotherms, heterotherms, ectotherms, both B and C. इसी वीडियो में आपने अभी तक इसको स्टडी किया है, तो द आंसर इज ectotherms. Next is, which process cools the skin during sweating? Transpiration, respiration, condensation, evaporation. तो स्किन की कूलिंग किससे पे डिपेंड कर रही है? तो द आंसर इज evaporation. अब पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। Which one is the structure adaptation of animals for thermoregulation? Options are pelage, plumage fluffing, urination, activation of sweat glands. Second, which one of the following is not endotherm? Bird, amphibian, flying insects, mammals. Think over it और फिर आंसर फाइंड आउट करें। Reptiles are included in homeotherms. Plants living in high temperature adapt to contain enzymes, heat shock proteins, unsaturated fatty acids, saturated fatty acids. Next, which of the following is heterotherms? Bat, frog, snake or man? I hope so कि आपने बहुत कीनली इन एमसीक्यूज को ऑब्जर्व किया होगा और आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो अब इसकी आंसर की देखते हैं। नंबर 1 इज अल्फा, 2 बीटा, 3 चार्ली, 4 बीटा, 5 अल्फा। अब एक असाइनमेंट आपको दी जा रही है जो इस वीडियो को अच्छे तरीके से याद करने के बाद आप सॉल्व करेंगे। नंबर 1, what are heat shock proteins? Very important short question. Differentiate between poikilotherms and homeotherms. What are endotherms? Explain structural adaptations. What are heterotherms? So इस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।